हेलो एवरीवन। सो जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आरजीपीवी का जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर का पेपर है उसके लिए एक क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टारगेट रहेगा कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। राइट। और उनको सॉल्व करके अब बहुत इजीली हम आरसी स्टील का जो पेपर है उसको क्रैक कर सकें। सो मैंने अभी जो आरजीपीवी का पेपर है मई 2024 का, उसका एक क्वेश्चन लिया है जो कि 14 मार्क्स में आया था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और 14 मार्क्स में आया था, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड, कनेक्शन जो आपकी यूनिट है उससे रिलेटेड है। तो उसका मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। तो बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 20 mm डाया बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर द फॉलोइंग केस। द मेन प्लेट टू बी ज्वाइंट आर 12 mm थिक। एक केस दिया था इसमें लैप जॉइंट के लिए सॉल्व करना है, दूसरा केस दिया था सिंगल कवर बट जॉइंट के लिए केस के सॉल्व करना है। राइट। तो अब मैंने आपसे बोला कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अब उनको पढ़ना है। सिंपल, जैसे मैंने पढ़ा वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। और सबसे पहला काम हमारा जो हमेशा होगा वो होगा क्या, गिवन डेटा। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला जो स्टेप लिखा हुआ है वो लिखा है गिवन डेटा। गिवन डेटा जिसमें मैंने डायमीटर ऑफ बोल्ट जो दिया था उसको हम नॉर्मली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल डी लिखा। डायमीटर बोल्ट हमें दिया हुआ है, ठीक, तो वो स्मॉल डी हमने रिप्रेजेंट किया, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया है 20 mm डायमीटर। ठीक, तो वो 20 लिख लिया। उसके बाद ग्रेड ऑफ बोल्ट हमें दिया है जो कि 4.6 दिया है। तो 4.6 ग्रेड के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है, जिसको हम एफयूबी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें यहाँ पे 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेनी है। क्या, 4.6 ग्रेड आपको जब भी दिया रहेगा तो 4.6 ग्रेड के लिए जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है वो 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है, जिसको हम एफयूबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद एफ यू की वैल्यू वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ये। तो ये हमें कितनी लेनी है, ये हमें लेनी है 410 न्यूटन पर एम। तो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, 90% चांसेस हैं कि वो 4.6 ग्रेड के रहते हैं। तो आप इसको 400 ही रखिएगा एफ यू को, और एफ यू को 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर रखिएगा। राइट। इसके बाद थिकनेस ऑफ प्लेट हमें दी हुई है, तो थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी दी है, 12 mm। ठीक, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले गिवन डेटा लिखना। गिवन डेटा लिखने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इसने हमसे ये बोला है कि एक 20 mm का बोल्ट है, 20 mm का बोल्ट कनेक्शन करना है। कोई दो स्टील की प्लेट्स हैं, एक मान लीजिए स्टील की प्लेट ये है, दूसरी स्टील की प्लेट ये है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के लिए जो बोल्ट लगेगा वो 20 mm का लगाना है। तो ये पूछ रहा है कि जो 20 mm का बोल्ट मैं लगाऊंगा वो 20 mm के बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या है, आपको उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपने गिवन डेटा लिखने के बाद सबसे पहले जो केस नंबर आपका फर्स्ट था, आप यहाँ पे दिया हुआ था, केस नंबर फर्स्ट आपको दिया था लैप जॉइंट का। तो मैंने सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे ले लिया, लैप जॉइंट का, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा केस नंबर फर्स्ट, लैप जॉइंट। केस नंबर फर्स्ट, लैप जॉइंट। राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लैप जॉइंट क्या होता है। लैप जॉइंट का मतलब है जैसे कि एक प्लेट ये है आपकी, ये स्टील की प्लेट है, दूसरी स्टील की प्लेट आपकी ये, दोनों को जब ओवरलैप करके इस तरीके से ये इसका टॉप व्यू है, प्लान है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ओवरलैप करके जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको लैप जॉइंट बोलते हैं। ये जो जॉइंट बनेगा वो लैप जॉइंट है। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं दोनों प्लेट को इस तरीके से कनेक्ट करूं तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मेरी क्या हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाया लैप जॉइंट का। तो जो कि ये टॉप व्यू है, मैंने एक रेक्टेंगल प्लेट बना ली, उसके ऊपर से एक दूसरी रेक्टेंगल प्लेट बना ली। तो ये दो प्लेट जो है, एक प्लेट ये वाली है आपकी, ये एक प्लेट है, और दूसरी प्लेट आपकी ये। इसमें यहाँ पे जो दोनों को ओवरलैप किया है इसको लैप लेंथ कहते हैं। ये लैप लेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक लैप लेंथ। राइट। इसके बाद हम लोग आगे गए, इसी का मैंने क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाया हुआ है। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर मैं इसको क्रॉस से देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं। क्रॉस से देखेंगे तो आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक प्लेट ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दूसरी ये दिख रही है, तो ये क्रॉस सेक्शन। जिसमें ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस आपको दी हुई थी, वो कितनी दी हुई थी, वो दी थी 12 mm। इसी तरीके से ये प्लेट है, इसकी भी थिकनेस आपको कितनी दी है, वो भी दी है 12 mm। थिकनेस ऑफ प्लेट क्वेश्चन में गिवन थी। राइट। तो सबसे पहले जब मैं इसका स्ट्रेंथ निकालने जाऊंगा तो कभी भी याद रखिएगा, किसी भी बोल्ट की जब आप स्ट्रेंथ निकालते हैं तो बोल्ट के फेल होने के सिर्फ दो रीजन। एक है या तो वो शेयरिंग से फेल होगा, दूसरा है या तो वो बियरिंग से फेल होगा। तो मैंने बोला कि सबसे पहले अगर मैं निकालता हूं कि बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, तो मैं सबसे पहले यहां पे निकाल रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे कि फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको आईएस कोड 800 2007 एग्जाम में अलाउड है।
आप वो आईएस कोड ले जाएंगे तो सिर्फ उसका एक पेज नंबर याद रखना है, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75। जैसे ही आप पेज नंबर 75 पे जाओगे वहां पे आपको शेयरिंग का एक फॉर्मूला मिलेगा। जैसे ही आप पेज नंबर 75 पे जाएंगे वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। वो मिलेगा 75 पेज नंबर पे, VDSB इक्वल VNSB बाय गामा एमबी। ये आपको आईएस कोड 800 2007 लेना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप गूगल पे आईएस कोड 800 2007 पीडीएफ टाइप करिएगा, वहां पे आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। राइट, उस पर कुछ भी मेंशन मत करिएगा, वो आप आरजीपी एग्जाम में ले जा सकते हैं। उसका पेज नंबर सिर्फ आपको 75 याद रखना है, 75। उसको जैसे ही आप खोलोगे वहां पे आपको ये पूरा फॉर्मूला मिलेगा। VDSB मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इक्वल नेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय गामा एमबी। और उसके बाद फिर ये जो नेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, इसका भी फॉर्मूला आपको उसी पेज नंबर पे मिल जाएगा, जो कि है FUB बाय अंडर रूट 3 NN ANB प्लस NS ASB। याद रखिएगा वहां पर ये FU लिखा हुआ है FUB की जगह, बट आपको FUB की वैल्यू लेनी है। राइट, NN ANB NS ASB, नेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और शेयर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो नेट स्ट्रेंथ और शैंक एरिया की बोल्ट की एरिया लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आप वैल्यू पुट करनी है। तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू पुट करके किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने वहां से कॉपी किया, ये पूरा फॉर्मूला मैंने वहां से कॉपी किया आईएस कोड से, पेज नंबर 75 से। वहां पे वैल्यू पुट करी। FUB की वैल्यू अभी मैंने पीछे आपको बताई थी 400 थी, गिवन डेटा में लिखी है अंडर रूट 3 एज इट इज। याद रखिएगा लैप जॉइंट की जब बात करेंगे ना, NN की जगह पे बनाता है। इन द केस ऑफ लैप जॉइंट, जब भी लैप जॉइंट की बात आप कर रहे हैं NN की जगह पे बनाएं। और ANB मतलब नेट एरिया ऑफ बोल्ट होता है। नेट एरिया ऑफ बोल्ट मतलब जो बोल्ट होता है उसमें जो थ्रेड्स बने रहते हैं जिसमें नट को कसते हैं, उधर का एरिया। तो उधर का एरिया कितना होता है, वो होता है 0.78 पाई/4 D²। कितना होता है नेट एरिया बोल्ट ANB, बस याद रखना है 0.78 पाई/4 D²। ये 0.78 इसलिए आता है क्योंकि वहां पे जो थ्रेड बनाते हैं तो उसको काटना पड़ता है थ्रेड बनाने के लिए, तो एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वैसे तो एरिया सर्कल का होता है पाई/4 D², बट वहां पे थ्रेड बनाई तो एरिया कम हो गया, तो वो 0.78 यहाँ पे यूज किया हुआ। उसके बाद ये वाला जो NS और ASB है, इसकी जगह आप 0 रख दीजिएगा। लैप ज्वाइंट की जब भी बात करेंगे इसकी जगह 0 रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लैप ज्वाइंट में जो फेलियर होता है वो सिंगल शेयर फेलियर होता है, मतलब दो, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, यहाँ से बोल्ट टूटेगा तो सिंगल शेयर का फेलियर आएगा। सिंगल शेयर में हमेशा ये वाला टर्म आपका पूरा 0 रहेगा। तो जब भी आप लैप ज्वाइंट से बस याद रखो लैप ज्वाइंट होगा, सिर्फ आपको NN की वैल्यू 1 रखनी है और ANB आपको 0.78 पाई/4 D²। डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट है, जो कि आपको 20 दिया था उसका स्क्वायर, आपने सॉल्व किया तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी आई। अब इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए आपको यहाँ पे देखा है गामा एमबी से डिवाइड करना है। तो गामा एमबी की जो वैल्यू है वो होती है 1.25। और ये कहाँ लिखी है, ये भी आईएस कोड के पेज नंबर 30 पे जब जाएंगे वहां पूरी टेबल बनी है और वहां सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई। वहां पे याद देखेंगे गामा एमबी, तो वहां पे 1.25 दिया है, ये आप याद रख सकते तो हैं तो याद रख लीजिएगा। आपने इसको 1.25 से डिवाइड किया, और जैसे ही आप इसको 1.52 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि यहाँ पे आई है, जो कि यहाँ पे आई हुई है कितनी, 45.27। याद रखिएगा ये पूरा कैलकुलेशन न्यूटन में आएगा, उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएगी 45.27। लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या में आई है कि बोल्ट अगर शेयरिंग में टूटेगा तो वो 45.27 पे टूट जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ कि अगर बोल्ट बियरिंग में टूटे, तो क्योंकि मैंने बताया कि बोल्ट के टूटने के दो रीजन है, या तो शेयरिंग में टूटेगा या तो बियरिंग में टूटेगा। तो अगर बियरिंग में टूटता है तो इसके लिए भी आपको वापस से आईएस कोड का पेज नंबर 75 खोलना है। वहां पे आपको बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए ये फॉर्मूला मिलेगा, VDPB नेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग बियरिंग डिवाइड बाय गामा एमबी। और फिर VNPB का फॉर्मूला भी वही मिलेगा, 2.5 KB DT FU। ये भी आपको पेज नंबर 75 पे ही मिल जाएगा। तो वहां से आप ये कॉपी करिएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले कॉपी करने हैं और वैल्यू पुट करनी है, याद रखिएगा सिर्फ कैलसी चलाना है और आपका काम होते जा रहा है। 14 मार्क्स आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, वहां से कॉपी किया 2.5 KB DT FU, यहाँ पे आपके पास सारा डेटा है, बस आपके पास नहीं होगी केबी की वैल्यू। बाकी सब है, 2.5 पता है, डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट पता है, टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है, एफ यू मैं आपको गिवन डेटा में बता ही चुका हूँ, सिर्फ केबी नहीं पता होगा। तो केबी के लिए भी बहुत मेहनत नहीं करनी, उसके लिए भी उसी आईएस कोड का 75 पेज नंबर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि केबी जो है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज होता है। अब वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज मतलब कौन कौन सी, तो उसमें के लिए उसने 4 फॉर्मूले उसी पेज नंबर पे दिए हैं। पहला फॉर्मूला दिया है
E/3D0, दूसरा दिया है E/3D0 माइनस 0.25, और तीसरा दिया है FUB/FU, और चौथा दिया है 1। ये ऐसे आपको इसने फॉर्मूले दिए हैं, ये 4 फॉर्मूले इसने आपको आईएएस कोड के 75 पेज नंबर पे गिवन दिए हैं। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए वो ये बोल रहा है कि जो केबी होता है वो चारों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो केबी की वैल्यू आपको यूज करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला इसको ई पता नहीं है आपको, ई मतलब एज डिस्टेंस होता है। तो इसके लिए भी आईएएस कोड के पेज नंबर जब 74 पे जाओगे तो उसने लिखा है कि ई इक्वल होता है 1.7 D0। पेज नंबर 74 को पढ़ोगे तो एज डिस्टेंस जो दी है वहां पे दी हुई है वो कितनी दी है, 1.7 D0 के बराबर आपको मिनिमम लेनी। तो 1.7 D0, मतलब होल डायमीटर ऑफ, होल का जो डायमीटर होता है, जैसे वोल्ट 20 mm का है तो होल अपन उसमें ज्यादा का करेंगे, तो कितने 2 mm प्लस कर देते हैं। तो 20 mm का बोल्ट है तो उसमें 2 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा 22 mm। तो होल डाया आपका 22 होगा, जिसको D0 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे D0 की जगह 22 लिखा, 1.7 का 1.7, तो ये आ गया 37.4। और मैंने बोला कि ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब इसको राउंड फिगर में बढ़ा के लेनी है, तो आपने इसको बढ़ा के कितनी ले ली 40 mm। तो ई की वैल्यू हो गई 40। अब यहाँ पे आपने ई की वैल्यू 40 पुट करी, डिवाइड बाई 3, D0 22 था, तो ये कैलकुलेट आ गया 0.60। इसी तरीके से अब आपको पी चाहिए अगले वाले फॉर्मूले में, पी मतलब होता है पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस मतलब 2 बोल्ट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो पिच डिस्टेंस के लिए भी वहीं पे दी है कंडीशन, 2.5 इंटू डी के बराबर मिनिमम लेनी है। तो 2.5 इंटू डी, यहाँ पे याद रखिएगा डी मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट लेना है। तो ये आया आपका 50 mm, तो आप इसको एज इट इज 50 ले लीजिए। तो पी की जगह यहाँ पे आपने ये 50 पुट किया, यहाँ पे 3 D0 था, तो D0 में आपको बता ही चुका हूँ 20 का बोल्ट था, 2 ऐड करना था तो 22 हो गया, माइनस 0.25 किया तो यहाँ पे 0.50 आया। यहाँ पे तो सिंपल है, लास्ट थर्ड वाले फॉर्मूले में कि एफ यू की वैल्यू पुट करो जो कि 400 थी, और एफ यू की वैल्यू पुट करो जो कि 410 थी, तो ये 0.97 आ गया, और लास्ट वैल्यू होती है सीधी 1। तो अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से कौन सी है, 0.50। इसका मतलब 0.50 जो है वही आपकी क्या है, वो आपकी केवी की वैल्यू आपको यूज करनी है। तो अब मैं आगे गया, मुझे केवी की वैल्यू अब मिल चुकी है, तो अब मैं वैल्यू पुट करूंगा अपने फॉर्मूले में। तो ये केवी की वैल्यू मेरी आ गई 0.50। 0.50। अब वीएनपीवी का जो फॉर्मूला जो मेरे को 75 पेज नंबर से मिला था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 2.5 का 2.50, केवी की जगह 0.50, डी का मतलब 20, और टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट था। तो यहाँ पे दोनों प्लेट अपने 12 mm की थी, ये दोनों प्लेट ये भी 12 की ये भी 12 की, तो इसमें से कोई भी ले लीजिए, वो तो दोनों बराबर ही है, तो ये 12 ले लिया। एफ की वैल्यू 410 है, इसमें वैल्यू पुट करी तो ये 12,000 1,23,000 आ गया, लेकिन न्यूटन में आया। ठीक है, जो कैलकुलेट करोगे वो न्यूटन में आएगा। उसके बाद मैंने बोला कि इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया, तब भी ये न्यूटन में आएगा। फिर उसको 1,000 से डिवाइड कर देना तो वो किलो न्यूटन में आ जाएगा, तो किलो न्यूटन में आएगा 98.40 किलो न्यूटन। ये आई बियरिंग की स्ट्रेंथ। अब आपको बियरिंग की स्ट्रेंथ भी मिल गई, और शेयरिंग की स्ट्रेंथ अपन ने पहले ही निकाल ली थी। अब उनको क्या बताना था कि 20 mm का बोल्ट किससे वजह से टूटेगा, तो एक शेयरिंग में टूटता है जो कि 45.27 पे टूट रहा था, पहले निकाल लिया। दूसरा बियरिंग में टूटता है जो कि 98.40 पे टूट रहा है। तो इन दोनों में से सबसे पहले किसकी वजह से टूटेगा, सिंपल सी बात है कि जैसे ही शेयरिंग आएगी तो 45 पे बोल्ट टूट चुका होगा, तो बियरिंग तक तो पानी जाएगी नहीं। इसका मतलब एक बोल्ट की यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो 45.27 है, जो कि शेयरिंग में निकली, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिख दिया, हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डाया 1 बोल्ट इज 45.27 किलो न्यूटन फेल ड्यू टू शेयर। शेयर की वजह से लैप जॉइंट में बोल्ट फेल होगा, और कितने पे होगा, तो सिंगल बोल्ट की स्ट्रेंथ है 45.27। अगर वो 2 बोल्ट की पूछता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर वो 3 बोल्ट की पूछता तो इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर वो 4 बोल्ट की पूछता तो सेम तरीके से निकाल के इस वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो उतने नंबर ऑफ बोल्ट की स्ट्रेंथ निकाला, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी लैप जॉइंट के ऊपर बोल्ट की स्ट्रेंथ को निकाल सकते हो। अब इसने केस नंबर आपसे 2 भी पूछा है, और सेकंड केस में इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि केस नंबर 2 में सिंगल कवर बट ज्वाइंट अगर आप बना रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट का मतलब है प्लेट को अपन ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं, दोनों को ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट करो और ऊपर से एक प्लेट लगा दो, वो सिंगल कवर बट ज्वाइंट होता है। डबल कवर मतलब नीचे से भी एक प्लेट लगा दो तो डबल कवर बट ज्वाइंट होता है। तो सिंगल कवर के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बताया, एक प्लेट मेरी ये थी 12 mm की, दूसरी प्लेट ये थी 12 mm की, और ऊपर मैंने कवर प्लेट लगा दी। ये कवर प्लेट है जिसकी थिकनेस क्वेश्चन में दी है 10 mm। तो जब हम इसकी शेयरिंग में इसमें भी बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है तो वो भी शेयरिंग और बियरिंग में निकलेगी।
तो जब मैं इसकी शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालूंगा तो शेयरिंग में स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, एज इट इज वैल्यू को लिख देना है, वही का वही फॉर्मूला कॉपी कर देना, और स्ट्रेंथ भी वही की वही होगी 45.27, क्योंकि सिंगल कवर बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट में शेयरिंग स्ट्रेंथ का निकालने का सेम तरीका है, और डेटा भी सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपका ये 45.27 है, तो इसके लिए आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, जिसकी वजह से हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत छोटा सा चेंज। बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही का वही लगा है, देखिए कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने चेंज पता है कहाँ पे किया है, यहाँ पे इसने जो थिकनेस ऑफ प्लेट पूछी थी आपसे टी, वहां पे दोनों प्लेट 12-12 की थी, लैप जॉइंट में दोनों प्लेट 12-12 की थी, तो हमने 12 में से 12 प्रोवाइड कर दी, थिकनेस भी 12 यूज कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो प्लेट ये 12 की है, ये 12 की है, लेकिन ऊपर की कवर प्लेट कितने की है, 10 mm की है। तो 12 और 10 में से जो छोटी वैल्यू होगी ना, उसको अपन को यूज करना है यहाँ पे टी में, क्योंकि वो पहले टूट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वो 10 mm यूज किया है, तो सिर्फ 12 की जगह यहाँ पे 10 आया है। इसको सॉल्व किया तो नेट स्ट्रेंथ आ गई, फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड किया तो 82,000 आया, किलो न्यूटन में निकाला तो कितना आ गया, 82 आ गया, बस इतना ही से करना। अब इसमें से भी लीस्ट वैल्यू कौन सी है, एक आपकी निकली है 45 और दूसरी निकली है 82, इसमें से लीस्ट वैल्यू क्या है, 45 किलो न्यूटन, मतलब इसका भी आंसर कितना हो गया, इसका भी आंसर हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज 45 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे भी एक नीचे नोट लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हैंस स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज 45.27 किलो न्यूटन इन सिंगल कवर बट ज्वाइंट, मतलब दोनों का आंसर सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सेकंड वाले केस में अपन को और करना है, बाकी सिंपल है। पूरे फॉर्मूले आपने देखे आईएएस कोड में दिए हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, और 14 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मई 2024 का पेपर आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आया। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपसे पूछता है ना, तो सिंपल इस तरीके से आपको निकालनी है, जो कि सिंपल वे में 75 पेज नंबर में काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा रहेगा उसमें मैं कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो आरजीपीवी का कोई फिर कोई एक क्वेश्चन उठाऊंगा, तो ऐसे हर यूनिट से मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूंगा, सिर्फ उतने पढ़ के आप चले जाएंगे, आराम से आपके 70 में से एक मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट यही है। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पूछता है या आपसे इस यूनिट में एफिशिएंसी भी पूछेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपको इसी तरीके से पहले निकालनी पड़ेगी। तो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो निकालनी ही निकालनी है, कैसा भी ये क्वेश्चन आए कोई और भी क्वेश्चन आए तो ये स्टेप आपको करनी पड़ेगी। और अगर इफिशियंसी पूछेगा तो सीधा सिर्फ इसमें नीचे एक इफिशियंसी का फॉर्मूला और लगाना है, वो एक आध क्वेश्चन में मैं बाद में आपको बता दूंगा। सो अभी के लिए ये क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ फिर आरजीपीपी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ऐसे 8-10 क्वेश्चन भी अगर आपने मेरे साथ कर लिए तो आपका आराम से आरजीपीपी का पेपर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।